तो दैट टाइम जब स्किन में काम कर रही थी, दैट टाइम बहुत ज़्यादा पिंपल्स वाले एक्नेज वाले पेशेंट्स मेरे पास थे। और एक लड़की थी उसमें जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी ड्यू टू एक्नेज। नहीं हो सकता भाई, आदिवासी तेल से हमारे बाल वापस नहीं आ सकते। एज आई नो कि 7-8 घंटे सोना चाहिए। बेरली मुझे ऐसे लोग पता है, मैं गिन सकता हूँ मेरे उंगलियों पे कि वो 7-8 घंटे सोते हैं। मेरे ऑफिस में ही मैं बोल रहा हूँ। तो आप अगर पेट भरने के लिए बस एक सब्जी रोटी खा लो और यू आर फीलिंग कि नहीं मैं घर का खाना खा रहा हूँ और मेरा प्रोटीन डिफिशिएंसी नहीं होगा, तो ये चीज़ें नहीं होते थे। वो लोग आपके जैसे जाके छोले कुलचे नहीं खाएंगे। वेलकम बैक गाइज इन आवर न्यू एपिसोड ऑफ द सोशल लेंस पॉडकास्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस पॉडकास्ट में हम अलग अलग पर्सनालिटीज़ को लाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक लाके आपको वो इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करते हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो और आपकी वजह से आपकी फैमिली को भी उससे हेल्प हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि सभी के लिए, सभी के घरों में जो लड़कियाँ रहती है, अपनी सिस्टर्स हो गई, अपनी मम्मी हो गई, उन सभी को बहुत इस टॉपिक से लगाव है और इसके बारे में वो ज़्यादा बात करती रहती है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले वो है स्किन केयर, स्किन हेल्थ, ब्यूटिफिकेशन, एस्थेटिक साइंस। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पूरे पॉडकास्ट में बात करने वाले। सो इस टॉपिक के बारे में हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए जुड़ी है डॉक्टर स्नेहल मैम। हाय मैम, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे कि मैम के साथ हमारा एक अच्छा सा पॉडकास्ट हो, जिसके बारे में मतलब उसकी वजह से बहुत सारी जो मेरे मन में भी डाउट थे रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें स्किन केयर के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ्रेंड्स, मेरी बहन हो गई, बिकॉज अगर बात की जाए तो मैं इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ रिगार्डिंग ब्यूटिफिकेशन, मेकअप और वो सारी चीज़ें। स्किन केयर के बारे में ज़्यादा कुछ हम लड़के आपको पता ही होगा कि ज़्यादा ध्यान नहीं देते। Exactly. काम करना होता है, सुबह सिर्फ कोम कर लिया, मुंह पे पानी मार लिया, निकलो काम करो दिन भर, तो ऐसा ही रूटीन चलता है। लेकिन अब इस जो समय चल रहा है उसमें मेरी सिस्टर हो गई, बाकी के फ्रेंड्स हो गए, बहुत ज़्यादा टोकते हैं कि स्किन केयर पे ध्यान दो, इतनी धूप है, ये सब चीज़ें करो। इसकी वजह से मुझे आपसे डिस्कशन करना ही था इन सारी चीज़ों की वजह से। और फाइनली आज इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आई होप कि आप मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स रहे होंगे उनके स्किन के रिगार्डिंग, उनमें उनको हेल्प हो। एग्जैक्टली। सो मैम, बेसिकली क्वेश्चन से शुरुआत करने से पहले 2-3 चीज़ें हमारे व्यूअर्स को आप बता दो कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपने ये फील्ड चुनी अपने करियर के लिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताओ। एक्चुअली सर, एस्थेटिक साइंस में आने से पहले मैं जनरल प्रैक्टिस में थी, लेकिन जनरल प्रैक्टिस करते वक्त जब मेरा ज़्यादा से स्किन में ही ज़्यादा फोकस था, तो दैट टाइम जब स्किन में काम कर रही थी, दैट टाइम बहुत ज़्यादा पिंपल्स वाले एक्नेज वाले पेशेंट्स मेरे पास थे। और एक लड़की थी उसमें जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी ड्यू टू एक्नेज। काफ़ी सारे रिश्ते आते थे, अच्छे घर से रिश्ते आते थे, लेकिन बस एक्नेज देख के, पिंपल्स देख के लोग मना कर देते थे। दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बस पिंपल्स, बिकॉज शी वॉज हैविंग बहुत ज़्यादा वाले मोटे मोटे जो पिंपल्स आते हैं, नोडुलर एक्नेज, उसके जैसे पिंपल्स थे उसे। तो फिर जब मैंने उसका सब ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद जब वो अच्छी हुई, देन उसके लिए बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे रिश्ते आने लगे। फिर उसकी अच्छी जगह पे शादी हुई और उस शादी में मुझे एज अ VIP गेस्ट, लाइक एक स्पेशल गेस्ट तौर पे मुझे बुलाया गया, बिकॉज आपकी वजह से वो सारा। हाँ, तो मेरी वजह से। एंड नाउ अभी तक भी वो लड़की मेरे से कांटेक्ट में है, वो उसकी बच्ची का ट्रीटमेंट अभी मेरे पास करवाती है, उसकी पूरी फैमिली मेरे पेशेंट है। एंड इट इज़ लाइक कि शी इज़ लाइक फैमिली टू मी राइट नाउ। कि उसके वजह से मैं ये एस्थेटिक जर्नी में आ गई कि कितना इम्पोर्टेंस होता है ये सब चीज़ों का, कि आप दिखते कैसे हो, ये बहुत ज़्यादा आज के दौर में, आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा वो मैटर करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करता है ये सब चीज़ें। सो दैट इज़ द थिंग। तो इस तरीके से मैं इस एस्थेटिक में आ गई। बेसिकली सीन क्या था ना, जैसे ही बचपन से ये एक सपना था कि डॉक्टर होना है, तो डॉक्टर होना है। इट इज़ लाइक फ्रॉम नर्सरी, हमारे टाइम में जब नर्सरी जब हुआ करती थी, तब से ही मेरे मम्मी पापा दोनों भी टीचर हैं। सो दे आर लाइक कि तुझे डॉक्टर ही होना है, तो डॉक्टर ही होना है, डॉक्टर ही होना है। इस चीज़ से वो इतना बम्बार्डिंग था, तो सिंस नर्सरी आई वॉज प्लानिंग फॉर डॉक्टर, है ना। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे बनना है। फिर बाय द टाइम जैसे जैसे पढ़ते गए, उसके बाद में फिर मेरा जब नंबर लगा मेडिकल फील्ड में, फिर वहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आई वॉज वेरी मच इनटू द गायनेकोलॉजी। मुझे गायनेकोलॉजिस्ट होना था, बट सीन इज़ लाइक कि गायनेकोलॉजिस्ट होने के लिए जो स्टार्टअप करना पड़ता है, सारी चीज़ें होती है, तो वो सारा देखने के बाद इट इज़ लाइक कि अभी व्हाट इज़ द नीड ऑफ द थिंग्स, अभी क्या ज़रूरी है,
वो देखने के बाद मुझे ये चीज़ बहुत ये हुई फील हुई कि आई शुड गो वेरी मच इनटू द लाइक स्किन, स्पेसिफिकली स्किन एंड हेयर। ये तो आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थिंग है, तो इसकी वजह से स्किन और हेयर में मैं ज़्यादा काम करने लगी। एंड देन फिर अगेन फिर मैं जब जीपी में गई, जनरल प्रैक्टिस में गई, और वहाँ से मैंने फिर आपका स्किन का जो था वहाँ पे मैं ज़्यादा मोर फोकस्ड हो गई। ओके, सो मतलब आज के ज़माने में स्किन और हेयर का जो क्या इम्पोर्टेंस है उससे ज़्यादा लोगों को कुछ भी ज़्यादा दिखता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबको दिखना है। राइट। मतलब हर घर में एक्टर बन चुका है, हर किसी को एक सुंदर मतलब अच्छा दिखना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपनी स्किन और अपने हेयर्स। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इसमें अभी फोकस हो रहे हैं, अपनी स्किन हेल्थ के बारे में, हेयर हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अलग अलग बिजनेसेस भी ऊपर आ रहे हैं रिगार्डिंग हेयर हेल्थ और स्किन हेल्थ के बारे में। इतनी नई नई कंपनीज आ रही है जो स्किन प्रोडक्ट बना रही है, हेयर प्रोडक्ट बना रही है, बहुत सारे नाम है। और वो मतलब एक दो मेरे थोड़े से क्रूशियल सवाल है कि अगर एक जेनेटिक मतलब हेरिडिटी होती है किसी के भी कि बाल नहीं है उसके घर में किसी को भी, तो भी कंपनी गारंटी लेती है कि बाल आ जाएंगे, तो ये क्लेम करते हैं कि बाल आ जाएंगे। किस हद तक है राइट है? सी अभी क्या होता है ना कि अगर हम मेल पैटर्न बाल्डनेस में जाते हैं, जो जेंट्स लोगों को होता है, जो बाल्डनेस एक सर्टेन एज के बाद आ जाता है, तो सीन क्या होता है इसमें वाइलिंक्ड क्रोमोसोम सीन होता है कि ये जो होता है ये मेल पैटर्न बाल्डनेस ये वाइलिंक्ड होता है। वाइलिंक्ड मतलब आपके पापा को है, आपको है, आपको जो लड़का होने वाला है उसको भी होगा, आपके दादाजी को भी होगा, आपके चाचा लोगों को भी होगा। दैट इज़ द वाइलिंक्ड, है ना। तो जो ये मेल पैटर्न जो आता है, तो उसमें आप अगर बालों को ऐसे सोचते हो कि मैं कुछ सीरम लगा लूँ या फिर डर्मा रोलिंग कर लूँ, तेल लगा लूँ, आदिवासी हेयर ऑयल लगा लूँ तो आ जाएंगे बाल, तो ये कभी भी पॉसिबल है नहीं। दैट टाइम यू हैव टू गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट ओनली। लेकिन क्या है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें तो अभी चलनी है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो वाइजली करना ज़रूरी है। अगर आपको हेरिडेटरी है तो ये सब चीज़ों से आपको बाल नहीं आने वाले, तो आपको एक प्रॉपर मेडिकल एक्सपर्टाइज के पास जाके प्रॉपरली उनका ओपिनियन लेके देन यू हैव टू गो फॉर योर ट्रीटमेंट्स, है ना। मतलब हाँ, डायरेक्टली आप ब्लाइंडली कुछ आपने देख लिया इंस्टा पे, फेसबुक पे ले लिया, लगा लिया और हो गया, ये नहीं होगा। मतलब एक मिथ तो बस्ट हो गया कि नहीं हो सकता भाई, आदिवासी तेल से हमारे बाल वापस नहीं आ सकते, तो गो टू द डॉक्टर, अच्छी सी ट्रीटमेंट लो, उनकी कंसल्टेशन लो, देन आफ्टर डिसाइड करो कि करना क्या है। हेयर प्लांटेशन भी कर सकते हो, एक बेस्ट ऑप्शन है। हेयर ट्रांसप्लांट इज अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। हाँ, लास्ट वाला ऑप्शन है। पहले आपका कंसर्न क्या है? अगर ये सारा हमने वाइलिंक इससे बोला है कि अगर वाइलिंक है, जैसे आपने पूछा कि जेनेटिक्स में है, बहुत बार ऐसे होता है कि अभी जो है डिफिशियंसीज बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, डिफिशियंसीज, फूड डिफिशियंसीज है, तो उसके वजह से अगर आपको मल्टीविटामिन की डिफिशियंसीज है, आपका अंडर नरिशमेंट है, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम करती है। अगर आपको उसके वजह से अगर आपके बाल जा रहे हैं, उसके वजह से आप हेयर फॉल फेस कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपको पहले आपकी डिफिशियंसीज क्लियर करनी जरूरी है। इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ सीरम लगा लिया, अगर आप विटामिन डी डिफिशिएंट हो और उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है और आप ऊपर से कितना भी सीरम लगा लो, तो वो नहीं, तो बाल नहीं आने वाले। राइट। तो उसके लिए आपको पहले विटामिन डी डिफिशियंसी आपको क्लियर करना जरूरी है। विटामिन B12 का आपका डिफिशियंसी उसको आपको क्लियर करना जरूरी है। फेरेटिन अगर आपके पास कम है, तो बहुत बार मैं पेशेंट को पूछती हूँ जब भी हेयर फॉल के लिए पेशेंट आते हैं कि आपने थायराइड कभी किया है? नो मैम, मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे थायराइड है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है हमारे खानदान। नहीं, ये चीज़ें नहीं है, आपका लाइफस्टाइल इतना सारा चेंज हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आपके बाल जाने ही जाने। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं आपको कोई एंटी हेयर फॉल शैम्पू दे दूँ और उससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एक्चुअली। लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है लोगों की, प्रॉपरली नींद नहीं होती। एग्जैक्टली, मतलब स्लीप साइकिल एज आई नो कि 7-8 घंटे सोना चाहिए। बेरली मुझे ऐसे लोग पता है, मैं गिन सकता हूँ मेरे उंगलियों पे कि वो 7-8 घंटे सोते हैं। मेरे ऑफिस में ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम 12-15 लोग काम करते हैं, उसमें से 2 ही लोग हैं वो जो 7-8 घंटे पूरे सोते होंगे। 3 बजे तो सोते हैं लोग, जबकि 4 बजे लोग कुछ उठते हैं, 3 बजे सोते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता होगा आई गेस। और जो आपने बोला कि डेफिशिएंसी के बारे में, कि वो तो मुझे लगता है कि 90% हेयर लॉस वाले पेशेंट में डेफिशिएंसी है। एग्जैक्टली, खाना टाइम पे नहीं है, सुबह का नाश्ता 3 बजे होता है, तो केस मतलब नई बॉडी इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी। करेक्ट, वही है। तो वही ये ज्यादा देखने को सीन क्या होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन इतना हो गया है, सारे फूड्स में हाइब्रिड्स हैं, सारी चीज़ों में हाइब्रिडाइजेशन है। टोमेटो केचप के नाम पे सिर्फ लिक्विड, वो भी मैंने उसकी मतलब मेकिंग देखी है
मैंने तब से बाहर टोमेटो केचप खाना ही छोड़ दिया। एग्जैक्टली सीन क्या होता है सर, टोमेटो केचप में टोमेटो ही नहीं है, टोमेटो केचप में टोमेटो नहीं है, और जो है पूरा प्रिजर्वेटिव भरा पड़ा है। उसके बाद में आर्टिफिशियल है जो फूड कलर्स होते हैं वो सारे भरे पड़े हैं। तो उनके वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा चाइनीज़ खाते हैं, जो सोया सॉस बहुत ज़्यादा जाता है, चिली सॉस खाते हैं, विनेगर जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के लिए नहीं बनी है। ये प्रिजर्वेटिव आपके बॉडी के लिए नहीं बने हैं। यू आर इंटेकिंग बहुत बहुत ज़्यादा आपका इंटेक है। बहुत से मेरे पेशेंट, जब मैं हिस्ट्री टेकिंग करती हूँ तो दे आर गिविंग मी हिस्ट्री, एवरी अल्टरनेट डे वो लोग चाइनीज़ खा रहे हैं। अब कुछ भी मेडिसिन खा लो, कैसे काम कैसे होने वाला है? सो दैट इज़ द थिंग। सो प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंस होता है हेयर्स के रिगार्डिंग? एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये प्रोटीन सीन क्या है ना, बहुत लोगों को अभी तक ऐसे ही लगता है कि जो लोग जिम जाते हैं वो सिर्फ प्रोटीन खाए। हाँ, तो अभी तक ये मीथ एक है कि प्रोटीन खाने वाले लोग वही है जिन्होंने जिम जाना है। लेकिन सीन क्या है, प्रोटीन आपका बाल जो बना है दैट इज द केराटिन, और आपका पूरा जो मेकिंग ऑफ आपका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन से बना है। बराबर। प्रोटीन से बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं हम उनको। तो बिल्डिंग ब्लॉक है आपके बॉडी के। तो हर एक चीज़ जो है वो आपकी बॉडी की प्रोटीन से ही बनी है। Right. तो हेयर भी जो आपका है तो बेसिकली प्रोटीन से ही बने। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसीज है, बहुत लोग प्रोटीन इज़ लाइक सी, अभी प्रोटीन का अगर हम देखा जाए तो उनका जो क्वांटिटी है, बॉडी का क्वांटिटी प्रोटीन का है एटलीस्ट 1 ग्राम डेली पर केजी बॉडी वेट। अगर आपका 50 किलो बॉडी वेट है 50 केजी, तो आपने 50 ग्राम सा प्रोटीन खाना है। 50 ग्राम प्रोटीन अगर आप ऐसे समझिए कि आप एक खाते हो जिसमें हार्डली 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, तो आपको कितने एग्स खाना ज़रूरी है डेली? 7, 8, 10 एग। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 8 to 10 एग्स आप सिर्फ आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए नहीं खा सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर आपका प्रोटीन डाइट लाइन अप करना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर आप दाल खाते हो, 1 कटोरा दाल खाते हो, उसमें 3 ग्राम प्रोटीन है। राइट। अगर आप एक रोटी खाते हो तो उसमें 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन है। सो दैट इज द थिंग, कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव जाना पड़ेगा, है ना। तो आप अगर पेट भरने के लिए बस एक सब्जी रोटी खा लो और यू आर फीलिंग कि नहीं मैं घर का खाना खा रहा हूँ और मेरा प्रोटीन डिफिशिएंसी नहीं होगा, तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रोटीन पचाने के लिए यू हैव टू गो विथ योर सलाड्स। प्रोटीन अगर आप बस प्रोटीन खा रहे हो, अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि हाँ आपको प्रोटीन खाना ज़रूरी है, एंड यू आर गोइंग एंड टेकिंग द 100 ग्राम ऑफ पनीर आप खा रहे हो, 100 ग्राम ऑफ पनीर अगर हर रोज़ खा रहे हो, या फिर चिकन खा रहे हो 100 ग्राम ऑफ, 200 ग्राम ऑफ, और उसे पचाने के लिए अगर आप फाइबर्स नहीं ले रहे हो, आप सलाड्स नहीं ले रहे हो, आप आपका सीजनल फ्रूट नहीं ले रहे हो, तो प्रोटीन नहीं पचेगा, फिर आपको तकलीफ होगा, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, फिर आपको फ्लैटुलेंस हो जाएगा, आपका पेट फूल जाएगा। ये सारी चीज़ें फिर मल्टीपल फैक्टर्स है। इट इज़ लाइक कि बहुत सारी चीज़ें जो है ये आपके डाइट पे बहुत डिपेंड करती है, और वो सब बैलेंस होना भी बैलेंस डाइट पे बहुत ज़रूरी है। राइट। और एक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग कि अभी ना बहुत सारे लोग कोरियन ब्यूटिशियन, मतलब कोरियन जो ब्यूटी टेक्निक्स है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हर एक को फ्लॉलेस स्किन चाहिए, दाग धब्बे नहीं चाहिए, मतलब लड़कों को भी, मतलब जो उनकी पहचान है कि रफ टफ स्किन वो नहीं चाहिए, स्मूथ स्किन चाहिए। तो वो अचीव करना पॉसिबल है और उसका क्या मतलब? ऑफ कोर्स पॉसिबल है सर। कोरियन ग्लास स्किन इज द अनदर थिंग एंड कोरियन स्किन इज द अनदर थिंग। कोरियन ग्लास स्किन, सी कोरियन ग्लास स्किन, अगर आप कोरियन लोग देखते हो जो हम अभी वेब सीरीज में देखते हैं, उनकी कोरियन वेब सीरीज में, सी उनकी स्किन अगर आप देखेंगे ना तो कंप्लीटली फ्लॉलेस है, उससे ज़्यादा वो हाइड्रेटेड है। ओके। एक्सेसिव हाइड्रेशन वो लोग मेंटेन करते हैं। वो लोग आपके जैसे जाके छोले कुलचे नहीं खाएंगे, हाँ, दे आर हैविंग द बॉइल्ड फूड। अगर आप कोरियन देखेंगे तो उनका फूड ही क्या है, दे आर मच इनटू द बॉइल्ड फूड। वो रॉ फूड्स पे ज़्यादा ये करते हैं। फिर उनका वाटर इनटेक देखिए। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हेरिडिटी, जैसे हमने पहले बोला कि उनके जीन्स में है वो चीज़। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका स्किन कोरियन हीरो हीरोइन के जैसा हो जाए, वो नहीं होगा। आप क्या अचीव कर सकते हो? आप मोर हाइड्रेटेड स्किन, है ना। अगर आप प्रॉपर स्किन केयर करते हो तो काफ़ी अच्छा आपका, अगर सन डैमेज आपका अच्छे से कवर हो जाता है, रिकवर हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी स्किन मिल सकती है। अगर आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं मुझे उसके जैसा ही स्किन चाहिए, वो नहीं मिलेगा आपको कोरियन वाला। अभी कोरियन के नाम पे n नंबर ऑफ जगह पे n नंबर ऑफ ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट भी चल रहे सर, और गलत प्रैक्टिसेस भी बहुत हो रहे हैं कि आ जाओ हम कोरियन करवा देते हैं, हम आपका कोरियन ग्लास स्किन का ट्रीटमेंट करवाते हैं, एंड लिटरली दैट पीपल आर यूजिंग स्टेरॉइड्स ओवर देयर। अभी मेरे पास 2 पेशेंट्स थे, तो वो पेशेंट्स कहीं शायद एक पुणे में और एक दिल्ली में जाके आए थे कोई ये ट्रीटमेंट, हाँ ये कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट करके आए थे, एंड यू कैन इमेजिन उनका स्किन एकदम पतला हो गया था, बिल्कुल पतला हो गया था। तो उनका जो बैरियर था कम्प्लीटली डैमेज था। क्यों? क्योंकि
रिपीटेडली, जहाँ पे हम थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पे हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं वेरी मिनिमल क्वांटिटी में, वहाँ पे वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में उसका पीलिंग किया जा रहा है कोरियन के नाम पे। पेशेंट को फटाफट से इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है विद इन 3-4-5 डेज, लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद आपका जो स्किन है इट इज़ लाइक मंकी फेस लाइक स्किन हो जाता है, पूरा रेड हो जा रहा है, पूरे रैशेस आ रहे हैं। एंड फिर जब पेशेंट भी आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो जब भी पेशेंट को ये सारी चीज़ें रिकवर करने के लिए पेशेंट जाता है 8 दिन में वो स्किन खराब, एंड इट इज़ लाइक उसका चार्जेस 35,000, 45,000, 50,000, 55,000 येस पर ट्रीटमेंट, पेशेंट आर पेइंग दैट। और वो देने के बाद फिर 8-10 दिन के बाद आते हैं कि मैम देखिए ये हुआ है, एंड फिर वो जो स्टेरॉइड्स की वजह से हुआ है उसे रिकवर करने में काफ़ी टाइम चला जाता है। सो दैट इज़ द वन थिंग कि कोरियन के नाम पे आप जो कुछ कर रहे हो ना, तो जो कर रहे हो वो ब्लाइंडली मत फॉलो करना, प्रॉपरली उसका भी ओपिनियन आप प्रॉपर मेडिकल एक्सपर्टाइज के पास जाके उसका प्रॉपर आप लीजिए, ओपिनियन लीजिए, एंड देन यू स्टार्टेड। मेरा तो सिंपल सा कहना रहेगा कि भाई क्यों चाहिए कोरियन की स्किन? नहीं, कोरियन की स्किन नहीं चाहिए है, कोरियन जैसी स्किन यू कैन अचीव। पानी पियो अच्छे से, डाइट अच्छे से रखो, आपका स्किन केयर अच्छे से रखो, तो कुछ दिनों के बाद स्किन केयर इज़ नॉट लाइक पैरासीटामोल, आज खा लिया कल बुखार उतर गया, ये चीज़ नहीं है। स्किन केयर इज़ अ टाइम टेकिंग थिंग्स, एटलीस्ट आपको 6 months, 1 year, 2 years आपको देना पड़ेगा स्किन केयर के लिए, एंड देन यू फिर आप जाके रिजल्ट्स आपको विजिबल होंगे, फिर जाके आपको उसके रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। कोरियन स्किन के बारे में मेरा तो यही एक कहना रहेगा भाई, अपने जेनेटिक्स में नहीं है, जो भी है हाइड्रेटेड स्किन पा सकते हो, अच्छे से ग्लो कर सकते हो, ना कि मुझे तो पसंद ही नहीं है रफ टप रहो, इंसानों की तरह रहो, फ्लॉलेस स्किन आप पा सकते हो, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना ये गलत बात है। अपनी जो स्किन है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा सोचो, एज पर जैसे मैम ने भी कहा। नहीं तो आप अगर गलत ट्रीटमेंट या गलत गाइडेंस में जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपके जेब को भी कैंची लगेगी और आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन में से गुजरना पड़ेगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आजकल कॉमन है, डिप्रेशन हो रहा हो, लेकिन उसकी केयर कर लो कि ज़्यादा कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो। तो यही मेरा कहना था। और एक चीज़ मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहेगा वो कि लोगों ने ना इन दिनों की शुगर को बहुत ज़्यादा, मतलब शुगर चाहिए ही उनको किसी भी फूड में। लोगों को मिठाइयों में गुलाब जाम बहुत ज़्यादा पसंद है, काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है, रबड़ी कुल्फी बहुत ज़्यादा पसंद है, शरबत बहुत ज़्यादा चाहिए। ये जो ड्रिंक्स है, स्टिंग हो गई, थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, बहुत ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ड्रिंक्स रहे। सो मुझे तो पता है, मतलब मैं भी बहुत दिनों से अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी लाइफस्टाइल में हो गया है वो चीज़ें, क्योंकि उन कंपनीज ने ऐसी मार्केटिंग की है कि उनको लगता है, मतलब लोगों को लगता है कि ये लेना है तभी हमारी मील फुल होगी। XYZ एनर्जी ड्रिंक मैंने पी तो मैं दिन भर अच्छे से फ्रेश होकर काम कर सकूंगा, लेकिन उसकी वजह से जो शुगर इंटेक हम कर रहे हैं उसके हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं? सी सर, शुगर सबसे पहले तो हमारा एनीमा है, सबसे पहले तो एनीमी है। अगर आपने देखा होगा अभी इंस्टा पे एक रील बहुत वायरल हो रहा है कि वहाँ पे शायद आलिया भट्ट है या फिर और उसके साथ शायद रणबीर कपूर है और कोई था, तो वो जस्ट ना किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे, केक कट कर रहे, कपिल शर्मा शो। यस, हाँ, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ है, लेकिन मैंने देखा वो रील। तो नॉट इवन वो उनके मुंह तक भी वो लेके नहीं जाते, केक का पीस वो मुंह तक भी नहीं लेके जाते। अगर आपको सेलिब्रिटी जैसे दिखना है तो उनकी कुछ चीज़ें आपको फॉलो भी करना जरूरी है ना, जो डाइट वो फॉलो करते हैं। शुगर इज कम्प्लीटली आपको कट ऑफ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, शुगर से आपका एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, है ना, और आपका वेट गेन, सबसे पहले तो आपका वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन हो जाएगा तो बट ऑब्वियसली एन नंबर ऑफ चीज़ें आपको होनी शुरू हो जाएगी, लाइक जैसे डायबिटीज़ हो गया, PCOD, फीमेल्स में PCOD PCOS बहुत कॉमन है, और ये सब यही डाइट के वजह, मतलब बहुत एक्सेसिव अगर आप शुगर जाता है आपका, मीट जो आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रहे हैं, वो स्वीट क्रेविंग्स आप फुलफिल करने जाएंगे तो आप एक्सेसिव शुगर डाल रहे हो, और एक्सेसिव शुगर डालने की वजह से फिर ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। एजिंग प्रोसेस आपका फिर फास्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको फिर बाय द टाइम आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है तो फिर उसकी वजह से अलग अलग दिक्कतें बॉडी में आने शुरू, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग तो अभी चाय पे भी बहुत, चाय 8-10, मतलब उनकी भूख खत्म करने के लिए लोग चाय, मैं 8-10 चाय पीता था मेरे, अभी मैंने छोड़ी, इनको पता है 2-3 महीने सीन वही होता है ना, उसकी वजह से आपका भूख पूरा खत्म हो जाता है। तो फिर अगर आप आपके हंगर को मिटाने के लिए चाय पी लेंगे
तो फिर आपका बट ऑब्वियस जो बैलेंस डाइट हमने बोला वो जाएगा ही नहीं। वो उसका कुछ मतलब सारा सिस्टम सारा मेटाबॉलिज्म आठ चाय अगर कैलोरीज का हिसाब करो तो एक चाय में 200-250 कैलोरीज होती है, 10 चाय मैं दिन के पी रहा हूँ, मतलब 2,500-3,000 कैलोरीज तो उससे ही ले रहा हूँ। ये मेरा मतलब जो वेट गेन हुआ है, एक 6 मंथ्स के पहले मेरा वेट 72, 73, 75 केजीज था, अब 87 केजीज, मतलब 10-12 किलो गेन कर लिया बिकॉज ऑफ द जो स्केड्यूल था और जो गलत डाइट चल रही थी। एग्जैक्टली। जिम करो कुछ भी करो, लेकिन डाइट अगर प्रॉपर नहीं की तो फिर ये फेस करना ही पड़ता है। नहीं होता है। तो एजिंग के बारे में आपने बोला अभी कि शुगर से मतलब शुगर इंटेक ज्यादा होगा तो जल्दी से एजिंग के इफेक्ट दिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। सी एजिंग प्रोसेस क्या होता है ना कि आपके सेल्स जैसे जैसे आपका टाइम चला जाता है, बाय द टाइम आपके सेल्स में कोलेजन बनना कम हो जाता है ना। अबाउट 25 आप चले जाते हो तो आपका जो नेचुरल कोलेजन होता है वो बॉडी में कम हो जाता है। उसकी वजह से फिर आप फेस करते हो कि अबाउट 25-30 फिर आपको झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती है ना, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, या फिर एंड जो एजिंग स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स बहुत लोगों को दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर डार्कनेस, टैनिंग, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू एज होने शुरू हो जाती है। फोटो डैमेज फटाफट होने लगते हैं, मतलब फोटो डैमेज मतलब किसी भी लाइट की वजह से जो डैमेज होता है तो ये सारी चीज़ें आपको फटाफट दिखने लगती है आफ्टर एजिंग। आपका बोन हेल्थ तो उसकी वजह से डैमेज होता ही है, जैसे हमने बात किया है शुगर की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी आपका डैमेज हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट आपका एजिंग प्रोसेस बढ़ रहा है, तो बट ऑब्वियस है आप 25 के साल में 30 के 35 के लग रहे हो। सो दैट इज द वन ऑफ द थिंग। मैं भी 35 और करंटली 25 रनिंग है मेरा, लेकिन आई गेस मैं नहीं लगता 25 करूँगा मैं अभी अगले 2-3 महीने में अपने आप रिवर्स एजिंग करूँगा मैं अभी। जस्ट कट डाउन योर शुगर। हाँ, शुगर कट डाउन के 2 महीने से हम सिर्फ ब्लैक कॉफी पे विदाउट शुगर मतलब वो गले से नीचे भी नहीं उतरती इतनी। लेकिन यहाँ पे ब्लैक कॉफी पी लेंगे, वहाँ पे जाके गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन हमने डाइट कट कर दिया ना डाइट से अभी, तो उसकी वजह से मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ लोगों कि भाई शुगर कट करो। 2 महीने से मैंने कट किया, ऐसा लग रहा है कि 2 साल से नहीं खाई। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मतलब मैं भी इंस्पायर उससे हुआ, मैंने अभी तक किसी की मतलब सुनी नहीं थी, लेकिन उसमें मैंने जो रिजल्ट देखे ना, वो रेगुलर जिम करता है। जिम तो रहने दो, लेकिन उसका जो कंट्रोल है कि नहीं खाना मुझे शुगर, उतना मतलब उसकी एज अभी आई गेस 28-29 होगी, वो मुझसे भी छोटा दिखता है बहुत। और उसकी स्किन मतलब हम सब लोग उसके फैन है उसकी स्किन के, इतने क्लियर और कुछ एक स्पॉट नहीं, उसको पिंपल्स ही आते नहीं कभी। तो ये सारे मतलब उससे ही इंस्पायर हुआ हूँ मैं, उसको पता है मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ, वो नाम नहीं लेता मैं उसका। और एक चीज़ थी मैम इसमें कि आपने बोला कि लाइट्स की वजह से स्किन बर्न होती है, सारी चीज़ें। सन का अभी जो बहुत सारा मतलब हमारे जो इन टाइम में हमारे जो सीजन्स है, मतलब समर सीजन हो गया, रेनी हो गया और ठंडी के सीजन भी हो गए, वो कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। मतलब ठंडी आती है तो माइनस डिग्री में टेम्परेचर जा रहा है, अगर बारिश होती है तो बाढ़ आ रही है, और समर आता है तो अभी तक मैंने 27-30 डिग्री तक का टेम्परेचर देखा था, लेकिन अभी इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पे 52-54 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया। तो जैसे कि आपने नोट डाउन मतलब आपने अभी मेंशन किया था कि लाइट्स की वजह से भी हमारे स्किन पे इफेक्ट होता है, तो ये मतलब जो समर्स में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सनलाइट डायरेक्ट हमारी स्किन पे हिट होती है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है हमारी स्किन पे। जो लोग दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, जो लोग घर में बैठते हैं उनको तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग हमारी तरह बाहर घूमते हैं उनका क्या? जी सर, सनलाइट से बहुत ज़्यादा आपका स्किन अफेक्ट होता है। जो एजिंग प्रोसेस आपने मुझे बोला, सबसे पहले एजिंग जो होता है, जो अगर आपको सनलाइट की वजह से हीट हो रहा है तो आपको एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। एक दूसरी चीज़ें, बहुत से जेंट्स पेशेंट अभी सबसे पहले कंप्लेन करते हैं हाइपरपिगमेंटेशन, फोरहेड पूरा पिगमेंटेड हो जाता है, नोज एरिया पिगमेंट होता है, दिस एरिया पिगमेंट होता है, जो इफेक्ट है एग्जैक्टली। तो जो भी एग्जैक्टली जो हिट होता है, एग्जैक्टली जो जहाँ पे आपको डायरेक्ट सनलाइट आता है, यस, तो उसकी वजह से आपको हाइपरपिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। किसी किसी पेशेंट में एक्नेज आ जाते हैं, रैशेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा रेड रैशेस आ जाती है, या फिर सनबर्न हो जाता है डायरेक्टली। यू कैन स्पीक दैट ब्लैक स्पॉट्स आप दिखते हैं, वो भी रफ होते हैं। यस, किसी पेशेंट में डायरेक्टली मेलाज्मा जो होता है, मेलाज्मा झाइया जिसे बोला जाता है, तो वो झाइया बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ें होती है ये सारे सनरेज की वजह से होते हैं। अभी आपने बात में ये बोला कि जो लोग घर में बैठते हैं उन्हें कुछ नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो लोग घर में बैठते हैं उन्हें कुछ नहीं होता है। सी आप अभी हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ की जो लाइट्स है, जो आप स्क्रीन देख रहे हो, दिन भर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप घर में भी बैठे हो लेकिन आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप पीसी पे काम कर रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, तो जो ब्लू रेज आते हैं या फिर जो उसके इंफ्रारेड आते हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, सनरेज से ज़्यादा वो अफेक्ट करते हैं आपको।
है ना, वो भी affect करते हैं, ये नहीं पता था मुझे। दैट इज द थिंग। सीन क्या होता है ना, जब आपको सनरेज आपको अफेक्ट कर रहा है ना, वो आपके डर्मल लेयर पे मतलब स्किन के सेकंड लेयर पे जा रहा है। लेकिन ये जो रेज होते हैं, इंफ्रारेड हो गया या फिर ब्लू रेज हो गए, ये आपके हाइपोडर्मिस में काम करते हैं, मतलब डर्मिस उससे भी के अंदर नीचे वाला जाते हैं। अंदर का। तो आप सोच सकते हो कि उससे कितना ज़्यादा डैमेज होता है। राइट। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप घर में बैठे हो तो आपको स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क फ्रॉम ये होम वालों, ये सबसे बड़ी मीथ है कि बहुत पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मैडम, जब मैं उनको पूछती हूँ कि आप स्किन केयर रूटीन क्या करते हो, तो दे आर लाइक कि नहीं कुछ नहीं करते, बस मॉइस्चराइजर लगा रहते हैं, मैं तो दिन भर घर में ही पड़ा रहता हूँ या पड़ी रहती हूँ, मेरा तो दिन भर घर में ही काम होता है, जैसे वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ, तो क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन की। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जो ब्लू रे आप दिन भर 8 से 10 घंटा काम कर रहे हो, तो ब्लू रेज को बचाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं लगा रहे हो। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो आप कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो स्किन को, तो वो डायरेक्टली वो ब्लू रे आपके स्किन को हिट कर रहा है। ये चीज़ पे तो कोई फोकस नहीं कर रहा है। राइट। तो दैट इज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप घर में बैठे हो, आइदर यू आर सिटिंग इनसाइड योर होम फॉर वर्क फ्रॉम होम, या फिर बहुत बार अभी हाउस वाइफ बोलेंगे तो हम तो देखते ही नहीं, ना तो हम स्क्रीन देखते हैं ना लैपटॉप पे काम करते हैं। अरे गैस के पास कितने टाइम हो आप, उसकी फ्लेम से इफेक्ट ऑफ कोर्स उसके फ्लेम से आपको इफेक्ट हो रहा है, उसके हीट से आपको इफेक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को बचने के लिए यू हैव टू प्रोटेक्टेड विथ योर सनस्क्रीन। मतलब सनस्क्रीन का अभी अपने टॉपिक ही निकाला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही होने वाला था कि इस पे प्रिकॉशंस के लिए कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया सनस्क्रीन, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ हमें, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इससे प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ये जो लाइट्स आपने अभी बोली, मेरे लिए तो 2-3 डायरेक्ट मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं की थी मैंने कि इससे भी मेरा सन मतलब बर्न होता होगा। इससे भी आपको फोटो, दैट इज नॉट सन बर्न, दैट इज योर फोटो डैमेज हो रहा है, लाइट से डैमेज जो हो रहा है दैट इज फोटो तो डैमेज। ये सारी चीज़ें आपने बताई, तो इनसे हम प्रोटेक्ट कैसे करें हमारी स्किन को? सबसे पहले फर्स्ट इज योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज अकॉर्डिंग टू योर स्किन, आपकी स्किन कैसे है उसके अकॉर्डिंगली आपका सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी होता है। देन सेकेंड थिंग इज़, अगर आप धूप में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो आपने कैप्स पहनना, हैट्स पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि आपने डार्क कलर के गॉगल्स पहनना ज़रूरी है फॉर योर आई हेल्थ। बहुत बार एजिंग प्रोसेस सबसे पहले आपके आईज पे दिखता है, यहाँ पे झुर्रियाँ आ जाती है। एग्जैक्टली, वहाँ पे झुर्रियाँ आ जाती है, फाइन लाइन्स आ जाती है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको डार्क कलर के सनग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट कि आप जब भी सनस्क्रीन लगा रहे हो तो अपने आईज का एरिया बहुत बार वो जो होता है अननोटिस रहता है, तो आपने आईज पे लगाना है, कान पे लगाना है, नेक पे लगाना है। मैंने जो प्रैक्टिस देखी है वो सिर्फ एग्जैक्टली वही सीन होता है कि आपको सनस्क्रीन लगाते वक्त भी उसे प्रॉपरली लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है ना, सनस्क्रीन आपने लगा लिया और ये जैसे आपने अभी करके दिखाया, दैट इज़ नॉट प्रॉपर वे टू अप्लाई एनी टाइप ऑफ स्किन केयर। आप जब भी कोई स्किन केयर लगा रहे हो, गो विद द टिप ऑफ द फिंगर्स। टिप ऑफ द फिंगर से जब आप लगाते हो तो एटलीस्ट आपके हाथों में उसका पेनिट्रेशन कम होता है। जब भी कोई फ्रिक्शन होता है वहाँ पे हीट एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है। अगर आप फ्रिक्शन कर रहे हो, इससे आप अगर फ्रिक्शन कर रहे हो तो ये 70% आपका प्रोडक्ट यहाँ पे चला गया, राइट। आपको नहीं रिजल्ट आएगा। सो गो विद द टिप ऑफ द फिंगर और अपवर्ड डायरेक्शन से, क्योंकि आपका पोज का डायरेक्शन है वो ही नीचे की साइड से। मैं हर पेशेंट को ये, जब भी मैं स्किन केयर समझाती हूँ तब मैं पेशेंट को यही चीज़ बोलती हूँ कि इफ़ यू आर पेनिट्रेटिंग योर एनी टाइप ऑफ स्किन केयर ना, तो आपका पोज का डायरेक्शन ये है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपको वो एब्सॉर्ब ही नहीं होगा, एंड यू आर लाइक मैं सब यूज़ कर रही हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो गो विद द अपवर्ड डायरेक्शन विद द टिप ऑफ द फिंगर्स। आप ऐसे लगाएंगे तो 70% प्रोडक्ट आपका वहीं पे वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट लाइक सनस्क्रीन लगाओ मतलब ले लो और लगा लो। मैं इतना हंस क्यों रहा हूँ मालूम है क्या? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं लगाया। दैट इज द थिंग। आप ही नहीं सर, ऐसे पकड़े कि 85% ऑफ पेशेंट्स को ये चीज़ें पता ही नहीं। ऐसे ही करते हैं। इट इज़ नॉट। तो सीन वही होता है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत तो पेशेंट ऐसे थे, मैडम इतने महंगे प्रोडक्ट है, स्किन केयर इतना महंगा है और रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। कैसे आएगा रिजल्ट? गलत तरीके से कर रहे हो आप। गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो कैसे रिजल्ट आएगा? काफ़ी चीज़ें होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मतलब स्किन केयर के बारे में राइट गाइडेंस और राइट तरीके भी अपनाना ज़रूरी है। सो आपने जैसे बताया कि सन से बचने के लिए कैप्स और हैट्स पहनना बहुत ज़रूरी है, बाहर जाओ तो ढक के जाओ उसकी स्किन, और सबसे इम्पोर्टेंट सनस्क्रीन। अब इस सनस्क्रीन के बारे में 2-3 मिथ मेरे मन में और भी है, मुझे और थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ भी देखी है और बहुत सारे मतलब डॉक्टर्स भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि केस स्टडीज़ में, कि सनस्क्रीन लगानी ही नहीं चाहिए, ऐसे भी बोले। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, मतलब 50-50 का रेशो भी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मैंने जो सुना है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लगाना चाहिए, जैसे आप बोल रहे हो कि, और उसका इफेक्ट मैंने भी देखा है खुद पे कि अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, स्किन भी
प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन बहुत सारे केस स्टडीज ऐसे देखिए कि जो बोलते हैं कि सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए, उससे आपको स्किन कैंसर या स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। तो इस पे आप क्या राइट बहुत बार क्या होता है ना सर, अभी अगर दो चीज़ें हैं, इधर सनरेज की वजह से भी स्किन कैंसर्स होते हैं, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है ना कि अभी अगर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जैसे हमने डिस्कस किया कि एवरी सीजन इज एट इट्स पीक्स, जब जो भी सीजन है सब अपने पीक पे जा रहा है। तो सीन क्या होता है कि जब अगर हम गर्मियों का बात करें तो गर्मियों में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हीट जनरेशन हो रहा है उसकी वजह से अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो उसके जो सनरेज है उसके वजह से आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस है। हाँ, जैसे आपने बोला कि सनस्क्रीन लगाने की वजह से स्किन कैंसर्स होते हैं, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पहले थे सनस्क्रीन में यूज़ किया जाते थे, तो उसमें जो कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं वो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं। ओके, वही मुझे दैट इज द यस, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जो होते हैं, तो वो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स की वजह से आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी जो एडवांस सनस्क्रीन्स बनने लगे हैं तो वो सब चीज़ें देखकर, इसके वजह से हम लोग डॉक्टर लोग प्रमोट क्या करते हैं ना, गो विद द मेडिकेटेड थिंग्स। आप देख रहे हो किसी चीज़ का ऐड 10 बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है, आपके सामने बार बार पॉपअप हो रहा है सनस्क्रीन लगाओ और ये वाला ही लगाओ, डोंट गो विद दैट प्रमोशनल एड्स। सबसे मेन क्या है ना कि आपके स्किन को क्या ज़रूरी है, आपका काम क्या है। सनस्क्रीन में भी दो अलग अलग प्रकार के सनस्क्रीन होते हैं। जैसे फिजिकल सनस्क्रीन होता है, फिजिकल सनस्क्रीन अलग चीज़ है, केमिकल सनस्क्रीन अलग चीज़ है। फिजिकल सनस्क्रीन क्या करता है, वो आपको शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। शील्ड मतलब किसी भी चीज़ का कवर, ओके, ढक देता है। और तो फिर वो क्या करेगा कि सन रेज को या फिर फोटो रेज को आपके स्किन से पेनिट्रेट नहीं होने देगा, ओके। तो ये एक थिंग होती है। दूसरा होता है केमिकल सनस्क्रीन जो होता है वो स्पॉन्ज की तरह काम करता है। ये वो क्या करता है ना, वो सनरेज को या फिर फोटो रेज को एब्सॉर्ब कर लेता है, अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट करके उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसके वजह से क्या होता है, वो आपकी स्किन में अंदर पेनिट्रेशन नहीं होता है रेज का। तो ये अलग अलग दो चीज़ें हो जाती हैं। तो दैट इज़ द थिंग, अगर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स है तो उसके वजह से आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं, स्किन कैंसर। तो इसकी वजह से आप जो भी स्किन केयर, आपका जो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो उसको वाइजली चूज़ करना इसीलिए ज़रूरी है, ओके, है ना, कि आप ब्लाइंडली आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर लेंगे तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू। मतलब आपको टेक केयर करना पड़ेगा कि मतलब केयर करनी पड़ेगी कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करे। सो आपके हिसाब से आप एक 2-3 सनस्क्रीन जो आप अपने पेशेंट्स को रेगुलरली रेफर करते हो लगाने के लिए, वो कौन से होंगे? एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोल सकते सर कि कोई स्पेसिफिक क्या होता है ना, हर, जैसे मैंने आपको बोला कि पेशेंट टू पेशेंट सारी चीज़ें अलग हो जाती है। अगर आपका ऑयली स्किन है तो जैसे कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो अपने जेल सनस्क्रीन में यूज़ कीजिए, एक्वाजेल सनस्क्रीन में यूज़ कीजिए। वहाँ पे अगर आप क्रीम फॉर्मेशन में या फिर लोशन फॉर्मेशन में क्रीम लगाएंगे, सनस्क्रीन लगाएंगे, तो फिर आपका जो पोर्स होते हैं, जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती है, वो क्लॉग हो जाएगी और जहाँ पे आपके एक्नेस कम होने वहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से आपको जेल या एक्वाजेल फॉर्मेशन में जाना ज़रूरी है। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आप जेल या एक्वाजेल लगाते हो तो आपकी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको क्रीम या लोशन फॉर्मेशन में जाना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट ये चीज़ें वैरी होती है। तो इन जनरल कुछ चीज़ नहीं हो सकती, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको मेलाज्मा है आपको टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी है। राइट, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, आपकी स्किन का क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। अभी तो नया ट्रेंड आया है कि जनरली क्या होता है ना कि जब भी मेल पेशेंट्स है, मेल पेशेंट्स को अगर हम कुछ सनस्क्रीन देते हैं, जैसे फिजिकल सनस्क्रीन, अगर किसी एक आधे सनस्क्रीन में फिजिकल सनस्क्रीन ज़्यादा है ऐसे हम बोल सकते हैं, तो उससे क्या होता है ना, बहुत वाइट कास्ट हो जाता है। हाँ, स्किन वाइट हो जाता है। बहुत बार पेशेंट नहीं मैडम ये सफ़ेद हो रहा है, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं भूत के जैसा हो जाता हूँ। हाँ। तो बहुत बार क्या आता है ना कि पेशेंट टाइम नहीं देते उतना, पहले तो 15 to 20 मिनट्स आपके स्किन को लगते हैं सनस्क्रीन को एब्सॉर्ब करने के लिए, तो उतना टाइम आपने देना ज़रूरी है एक। लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत बार फिजिकल सनस्क्रीन की वजह से आपको वाइट कास्ट अगर होता है तो अभी ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आप ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन आप लगा सकते हो, तो वो भी चीज़ होती है। तो हर पेशेंट टू पेशेंट आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपका सनस्क्रीन। इसके लिए मैंने आपको बोला कि सनस्क्रीन के नाम तो नहीं पता चलने वाले, आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी है। इट इज़ लाइक क्या है ना सर, अगेन अगर मैं आपको सनस्क्रीन का कोई एक स्पेसिफिक नाम बोल दूं तो फिर वो वही हो जाएगा कि मैं उसे प्रमोट कर रही हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सीन क्या है, हर एक का स्किन अलग है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्किन केयर करना जरूरी, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है। राइट, दैट इज द थिंग। मतलब जो आपने बोला कि 15 to 20 मिनट उसको लगाना है। लगाने के बाद आपको 20 मिनट्स बाद में आपको बाहर निकलना है, बाहर एक्सपोज करना है किसी चीज़ को। अगर आपको उस पे भी मैं हंसी रहा था क्योंकि मैं
2 मिनट पहले घर से निकलने से पहले हर एक लगा पेशेंट, अभी मैंने मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं ना, सबको मैंने वो आदत की, एटलीस्ट आप अगर 6 बजे उठते हो ना, यू जस्ट वेकअप एट 5:30, आपके स्किन केयर के लिए आप आपका आधा घंटा निकाल के रखो। आप जो भी कुछ लगा रहे हो, आपको जो प्रॉपर एक स्किन केयर का जो रेजिम होता है वो अगर आप यूज़ कर रहे हो, लाइक सीरम लगा रहे हो, मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, एवरी टाइम यू हैव टू गिव एटलीस्ट 10 मिनट्स टू देम। ओके 10 मिनट तो आपको आपके स्किन को देना ज़रूरी है कि वो एब्सॉर्ब हो जाए। सनस्क्रीन का मुझे क्या एक गलत चीज़ लगती थी, क्योंकि अभी ऑब्वियस है कि मेरा टेक्निक ही गलत होगा कि मैं लगाया 2 मिनट में बाहर, फिर स्वेटिंग बहुत होता होगा। स्वेटिंग बहुत होता है, और एक अलग चीज़ की काला पड़ जाता है चेहरा। ऑफ कोर्स, तो फिर आपने टाइम नहीं दिया ना वो सनस्क्रीन को, आपके स्किन को आपने टाइम नहीं दिया है उसे एब्सॉर्ब करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन लेयर बनाने के लिए आपने टाइम नहीं दिया। वो प्रोटेक्शन लेयर बनने से पहले आपने उसको एक्सपोजर दे दिया, हाँ, तो फिर वो काला हो गया। ब्लैक हो जाता है। राइट, मैं वही सोच रहा था, मतलब मेरा भाई यूज़ करता है, सेम दोनों हम एक ही सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या है, उसका आराम से चलता है, सब वो लगा के आराम से आता है ऑफिस पे, उस पे कुछ इफेक्ट नहीं दिखता। Exactly. मेरा क्या होता है, आ गया तो जल्दी से, आपने वो बनने से पहले आपने एक्सपोज कर लिया। हाँ, तो उसकी वजह से वो मेरे दिक्कत आती है। एग्जैक्टली। ओके, सो मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जो प्रैक्टिस करते हो एस्थेटिक साइंस में, सो उसमें और डर्मेटोलॉजिस्ट और वो सब में क्या डिफरेंस है? एस्थेटिक साइंस क्या काम करता है, उसका मतलब मेन मोटो क्या है उस काम का? सी एस्थेटिक साइंस जो सीन है सर, एस्थेटिक इज द ब्यूटिफिकेशन में हम ज़्यादा जाते हैं। ओके, कॉस्मेटोलॉजी या फिर लेज़र साइंसेस में, इसमें हम ब्यूटिफिकेशन में आपको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, है ना। डर्मेटोलॉजी में 2 चीज़ें होती है, एक क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी और एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। क्लिनिकल मतलब आपके जो सारे स्किन डिसीजेस है वो उसमें कवर होते हैं। ओके, एंड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी जो होती है उसमें आपका वही ब्यूटिफिकेशन जो हमने बात किया है एस्थेटिक के बारे में, वो सारी चीज़ें आती हैं। एस्थेटिक में और प्रोसीजर्स होती है, इन्वेजिव प्रोसीजर्स, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव प्रोसीजर्स होती है जिसमें लाइक स्मॉलर सर्जरी इसकी जैसे बोल सकते हैं हम उसे, वैसे। नॉन इन्वेजिव में जहाँ पे नीडल्स का ज़्यादा काम नहीं हो, ओके, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो नॉन इन्वेजिव में जाती है। तो एस्थेटिक में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि आपके ब्यूटिफिकेशन पे, आपके लुक्स पे ज़्यादा काम किया जाता है। लुक्स इज ओवरऑल, ओवरऑल लुक पे ज़्यादा काम हो जाता है, आपके एक्सटर्नल लुक पे हम ज़्यादा काम करते हैं। मतलब जो अभी सेलिब्रिटीज होते जो अपने फेस को रिफ्रेम करते थोड़ा थोड़ा, वो भी एस्थेटिक साइंस में ही आता है। ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ एस्थेटिक साइंस। तो जो मैंने आपको बोला, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में क्या होता है ना, चीन इम्प्लांट राजकुमार ने किया है, दैट इज चीन इम्प्लांट। वो तो नहीं बोलते थे एक इंटरव्यू, क्यों एग्री करेंगे है ना। तो आप अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो भी ये चीज़ें प्रमोट करेंगे, व्हाट इज़ द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ इन्वेजिव सर्जरी। काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो प्लास्टिक सर्जरी में जो जाती है, दैट इज़ इन्वेजिव पार्ट में, तो वो एक चीज़ हो जाती है। और नॉन इन्वेजिव में जैसे बोटॉक्स फिलर्स, ये चीज़ें जो हो जाती है तो वो होता है। या फिर कुछ थ्रेड लिफ्ट जैसी अभी चीज़ें आई है। थ्रेड लिफ्ट मतलब आपके स्किन के अंडर हम कुछ थ्रेड्स डालते हैं और उससे आपको थ्रेड लिफ्ट किया जाता है, तो उससे जो अगर आपकी स्किन का सैगिंग हुआ है तो वो अच्छे से अपलिफ्टेड आपका स्किन आपको फील हो जाएगा, टाइटनेस मेंटेन रहती है। टाइटनेस आपको मेंटेन, जो हमने बात किया कि एजिंग, तो एजिंग प्रोसेस जो दिखता है तो कोलेजन फॉर्मेशन के लिए हम वो थ्रेड्स डालते हैं, तो थ्रेड्स की वजह से आपका स्किन अपलिफ्टेड दिखेगा। ये एक चीज़ होता है। अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज लिप फिलर करते हैं। लिप फिलर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था बीच में, रशियन लिप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था, वो अनुष्का शर्मा को सारे लोग वो ट्रोल कर रहे थे, तो उसने जो किया था दैट इज कॉल्ड एज, वो भी एक है, तो वो भी लिप फिलर का एक चीज़ था। या फिर बहुत लोग नोज़ के लिए करवाते हैं, नोज़ में कुछ होता है नॉन इन्वेजिव, कुछ राइनोप्लास्टी की जैसी चीज़ आती है जिसमें हम परमानेंट फिलर करते हैं, तो वो एक चीज़ आती है। तो एन नंबर ऑफ चीज़ें आती हैं। बोटॉक्स आते हैं, तो बोटॉक्स से आपका एजिंग जो प्रोसेस, जब आपको बहुत ज़्यादा रिंकल्स है, क्रॉस फिट है आपको, अगर क्रॉस फिट में आपको, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो झुर्रियाँ दिखती है, किसी किसी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है या फिर यहाँ पे आती है, तो ये सारी जो झुर्रियों को, यस हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं, तो ये सारी चीज़ें हटाने के लिए फिर, या फिर नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होते हैं, ये जो होते हैं, ये जो लाइंस होते हैं, किसी किसी के बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो उसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू दैट अगर आपको बोटॉक्स लगता है तो बोटॉक्स या फिर फिलर्स, ये सारी चीज़ें भी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। बोटॉक्स मतलब वही ना जो राकेश सावंत ने किया था? इट इज़ फिलर, ये फिलर था वो, मतलब चेहरा पूरा ऐसा फुला फुला दिख रहा था ना उसका। तो जहाँ पे भी आपका वॉल्यूम लॉस है वहाँ पे हम मोस्टली फिलर्स यूज़ करते हैं, और जहाँ पे आपको झुर्रियाँ है वहाँ पे हम मोस्टली बोटॉक्स यूज़ करते हैं। तो बोटॉक्स की काफ़ी सारी चीज़ें आती है। अच्छा, वो मतलब एस्थेटिक साइंस में सारा ब्यूटिशियन, सारे ब्यूटी इनहांस करने के सारे तरीके हम करते हैं। ब्यूटिफिकेशन अभी मेरे प्रैक्टिस में अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करूँ तो ये सारी चीज़ें करते हैं मैं डाइट में और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में। और सबसे पहले ना मेरा फर्स्ट मोटो होता है योर रूट कॉज। जैसे हमने स्टार्ट में ही बात किया कि
हेयर लॉस हो रहा है, वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली हेयर लॉस हो रहा है तो आपको कुछ लोकल्स दे दूँ तो उसमें कोई मतलब नहीं है। आपका रूट कॉज क्या है, हर एक चीज़ में मैं आपके रूट कॉज के पास में जाती हूँ। अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो क्या आपका गट खराब है, या फिर आपका हार्मोनल कोई इशू है, या फिर आपके सेबेशियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सिक्रेट हो रहे हैं, या आपको डैंड्रफ, एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं, एन नंबर ऑफ टाइप्स है पिंपल्स की भी। तो रूट कॉज अगर आपका अच्छे से ट्रीट होता है, इट इज़ नॉट लाइक कि मैं आपको कुछ 4 तरह की क्रीम दे दूँ या फिर 4 तरह का प्रोसेस कर लूँ, एस्थेटिक कोई प्रोसीजर कर दूँ या फिर कोई लाइक लेज़र ट्रीटमेंट कर दूँ, और आपका बेसिक रूट कॉज अगर हमने ट्रीट नहीं किया उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, राइट। क्योंकि फिर वो आपको रिलैप्स हो जाएगा। अगर आपको हार्मोनल एक्नेस है, मैं आपको कुछ हार्मोनल एक्नेस के लिए कुछ केमिकल पीलिंग करवा दूँ तो चले भी जाएंगे एक्नेस, लेकिन बाय सम टाइम अगर आपका रूट कॉज अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ है तो वो आपको फिर से आ जाएंगे। राइट। तो इसकी वजह से आपके रूट को, मतलब मेरा प्रैक्टिस का वो स्पेशलाइजेशन है कि मैं रूट किस कॉज में वजह से पहले हो रहा है, जाती हूँ। राइट। यस, तो वो मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आपका रूट कॉज। बहुत बार क्या होता है ना, किसी पेशेंट्स को टाइम जाता है, किसी पेशेंट को फटाफट से हो जाता है रिजल्ट, डिपेंड पेशेंट ऑन पेशेंट, पेशेंट ऑन पेशेंट डिपेंड करता तो है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी आपके हिसाब से फ्यूचर क्या है एस्थेटिक मेडिसिन का और एस्थेटिक मेडिकल प्रैक्टिस का? राइट, अभी सर एस्थेटिक मेडिकल प्रैक्टिस में आई कैन टेल यू कि हम लोग इंटरनेशनल ब्यूटी इंडस्ट्री से 20 साल पीछे हैं। ओके। अभी हमारा रिसेंटली एक सेकेंड इंटरनेशनल कांग्रेस हुआ, दिल्ली में था वो, डॉक्टर राणा सर है, उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किया था। ऑलमोस्ट 25+ देशों के लोग आए थे, कंट्रीज़ के लोग आए थे। तो उसमें काफ़ी सारे एस्थेटिक फिजिशियंस थे, काफ़ी सारे प्लास्टिक सर्जन्स थे। वहाँ पे वहीं पे मुझे वो ये मिला था, अवार्ड मिला था, अवार्ड मिला वो था, देखा मैंने। एग्जैक्टली, यस। तो वो अवार्ड मुझे वही यहाँ पे मिला था कॉन्फ्रेंस पे। वहाँ पे मैंने यही कोरिलेट किया था कि अपने यहाँ का कुछ आयुर्वेद प्लांट है, वो आयुर्वेद प्लांट कोलेजन बूस्टिंग में कैसे काम करता है। वहाँ पे एक जो हमारे मेंटर थे उन्होंने वो सारी चीज़ें प्रेजेंट की थी, एंड इट इज़ लाइक वी आर नेवर बीन टू नोन ईच अदर, एक दूसरे को हम पहचानते भी नहीं थे, और वो चीज़ साइमल्टेनियसली सेम हो गई। इसकी वजह से उन्होंने मुझे वो रिकॉग्नाइज किया। मैंने जो केसेस भेजे थे वो उन्हें काफ़ी अच्छे लगे, और वो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो अवार्ड दिया। तो सीन इज़ दैट कि जब हमने वहाँ पे देखा कि जो ब्यूटी इंडस्ट्री वहाँ पे चल रहा है, वहाँ से हम, इवन मैं दुबई में भी जब थी तो दुबई में भी ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की कि हम लोग अभी हम लोग सनस्क्रीन पे ही बात कर रहे हैं। हाँ। ओके, वो लोग खुद को कैसे चेंज करें उस पर काम कर रहे हैं। ओके, तो एवरीथिंग दे वांट टू रिफ्रेम देयर बॉडी, सब चीज़ें। जब दुबई में थी सेमी परमानेंट मेकअप के लिए, तब मेरे पास में हमेशा बहुत बार ये चीज़ें मैंने जहाँ पे मेरे वेबिनार्स हुए, सेमिनार्स हुए, लेक्चर्स हुए, ये चीज़ मैंने हमेशा, ये बात मैंने हमेशा बोली है। मेरे पास ना एक 63-64 ईयर ओल्ड लेडी आई थी, और शायद वो दुबई में शायद यूरोपियन ओरिजिन की थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, यूरोपियन थी शायद वो, और शी वाज लाइक 63-64 ईयर्स, और उसका लिप ये करवाना था, लिप माइक्रो पिगमेंटेशन अलॉन्ग विथ आईब्रोज करवाने थे। तो आई वाज लाइक, हमारे यहाँ पे 60 to 63 एज की हमारी जो लेडीज होती है, लाइक उन्होंने छोड़ दिया होता है सब कुछ, अभी क्या करना है, क्यों करना है, एंड यू कैंट इमेजिन। उसका हेयर का हाईलाइट था वो ग्रीन कलर का था। So she was having the dark green color hair highlight. She want to go with the dark pink color hair lip color उनको करवाना था, and eyebrows करवाना था। तो I asked her कि हमारी इंडियन मेंटालिटी अभी क्या जरूरत है, अभी you are doing this thing. So she was saying कि next month I am having my birthday. मेरा बर्थडे है, and it is मैं उसे सेलिब्रेट कर रही हूँ मेरे इसके साथ, ग्रैंडसन के साथ, एंड वी आर गोइंग फॉर मालदीव्स। मैं ग्रैंडसन के साथ जा रही हूँ मालदीव्स में, मुझे बिकनी फ़ोटोशूट करना है उसके साथ, ग्रैंडसन के साथ, और उसके लिए मुझे लिप्स और ब्रोज करने हैं। तो यू कैन इमेजिन एट द एज ऑफ 63 शी वॉन्ट टू सेलिब्रेट हर बर्थडे विथ हर ग्रैंडसन इन मालदीव्स, एंड फॉर दैट शी रिक्वायर्ड दैट थिंग्स। कितनी बड़ी चीज़ है ये। अगर हम सोचेंगे, अगर 63 एज के हमारे लोगों को अगर हम बोलेंगे कि जाओ फेशियल करवा के आओ, दे आर लाइक, क्या होता है, हाँ, सो दे आर लाइक कि जाओ मेडिफेशियल, हाइड्राफेशियल करके आओ, या फिर मेडिफेशियल करके आओ। ये चीज़ अगर आपके यहाँ पे बोलेंगे, हमारे यहाँ पे इंडियन मेंटेलिटी में 63 एज, दे विल बी लाइक अभी हमारा हो गया है सब, क्या ज़रूरत है सब चीज़ों की। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें अभी भी है, दे आर मोर फोकस्ड फॉर दैट, अपने लुक्स को लेके, खुद के प्रेजेंटेशन को लेके ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस, मतलब बहुत क्यूरियस नहीं बोल सकते, वी आर लाइक कि बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, राइट। तो उनको ये सारी चीज़ों मतलब अच्छी खासी रखनी होती है,
एग्जैक्टली तो हमें बहुत लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करना है। वी आर लाइक अभी तक तो हम मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना। अभी तक तो हम लोग इसी पे है कि हमें सनस्क्रीन कब लगाना है कब नहीं लगाना है। सो यू कैन इमेजिन दैट कि हमें कितना दूर जाना है एस्थेटिक साइंस में। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो एस्थेटिक साइंस में है। म्हणजे इंडिया, मेरे हिसाब से इंडिया की मेंटेलिटी जो होती है कि नेचुरल थिंग्स पे ज़्यादा वो बिलीव करते। अभी भी बेसन लगाएंगे नहाते वक्त। सीन क्या होता है सर, अगर इफ़ यू आर सीइंग द डॉक्टर मधु चोपड़ा मैम, प्रियंका चोपड़ा मैम की जो मदर है, तो उनका भी एक लेक्चर इन द सेंस उनका भी ऐसे एक 1-to-1 सेशन था जब हमारा पूना में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो भी। तो वो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी वही बोला था कि DIY जो हैक्स है या फिर हम जो घर में करते, प्रियंका चोपड़ा को खुद वो कुछ DIY हैक्स बताती है या फिर घर में करने की चीज़ें ख़राब नहीं हैं। लेकिन अगर आप लेमन घर में काट के पूरा लेमन लगाएंगे, साइट्रिक एसिड, विटामिन C बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बट इट इज़ नॉट लाइक कि आप ऑरेंज आपके चेहरे पे लगा लो, क्योंकि वो हार्श क्वांटिटी में है, वो प्रोसेस्ड नहीं है, वो प्रॉपरली है नहीं। बहुत लोग बेसन और दही लगाते हैं। दही, लैक्टिक एसिड इज़ वेरी गुड फॉर योर, आपके फेस के पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगेन इट इज़ इन द रॉ फॉर्म, तो वो हार्श हो जाएगा आपकी स्किन पे, फिर आपको रैशेस आने के चांसेस होते हैं। मतलब तो किसी को सूट करेगा, किसी को नहीं करेगा। एग्जैक्टली तो फिर ब्लाइंडली आप ये चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते हो। अगर हम पुरानी चीज़ों में जाएंगे, जैसे हमने बोला कि हम इंडियन लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं नेचुरल चीज़ों में, आयुर्वेदा में बहुत अच्छे ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें रेमेडीज बहुत अच्छी रेमेडीज है आयुर्वेदा में। बेसिकली हम ऐसे देखेंगे ना तो उसमें कुछ है त्वच, केश, स्पेसिफिकली कुछ मेडिसिन है उसके लिए। आपकी स्किन को गोरा करने की मेडिसिन अलग है आयुर्वेदा में भी, आपके स्किन को एंटी एजिंग देने के लिए मेडिसिन अलग है। विटामिन C के लिए हम लोग अभी सब लोगों को च्यवनप्राश ये पता है कि इट इज़ फॉर द लाइक वाइटलिटी के लिए अच्छा है। ये सारी चीज़ आपके स्किन के लिए च्यवनप्राश बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इंटरनल विटामिन C बहुत अच्छे से जा रहा है, बहुत ज़्यादा आंवला है। ये चीज़ें हमारे पुराने लोगों ने भी बहुत सोच के बनाई है, बट इट इज़ वाइजली यूज़ करना बहुत, अगेन वही चीज़ पे आ जाते हैं कि वाइजली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट लाइक कि आप रॉ फॉर्म में कुछ चीज़ें ले लो और लगा लो और फिर कर लो और हो जाएगा, उससे आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। ओके, तो यही अभी नेक्स्ट सवाल भी इससे रिलेटेड था कि जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होती है और जो आपने बोला कि DIY ट्रीटमेंट से जो घरगुती, मतलब हम घर में जो नुस्खे आजमाते उनमें क्या डिफरेंस, और वो मतलब पैरेलली करनी अच्छी है या किसी एक ट्रीटमेंट की तरफ हमें जाना चाहिए? जो हम घर में जो होम रेमेडीज़ करते हैं, होम रेमेडीज़ हर बार बहुत बार क्या होता है ना, इट इज़ लाइक आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कर लिया, उसने आपको बोल दिया देखो ये किया है, ये आप कर लो, फिर हो गया। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत लोग अभी रिसेंट ही बता था वो, एक मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ अभी ना, ये हेयर, मेरा थोड़ा सा हेयर का प्रॉब्लम चल रहा था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हेयर लॉस हो रहा था थोड़ा। सो मेरी सिस्टर है, वो भी होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती है, तो उसने कोई तो भी वीडियो देखा, आई गेस माधुरी दीक्षित मैम का देखा होगा, उन्होंने वो तेल बनाया था, उसमें कड़ी पत्ता होता है हमारा, प्याज और कोई तो 2-3 इंग्रेडिएंट्स डाल के वो तेल उबाल के वो लगाना चाहिए। तो उसने मेरे को लास्ट 1 महीने से वही तेल लगाना, वो तो ये लगा, इससे ठीक हो जाएगा। सीन क्या है, अभी देखिए उन्होंने जो दिया है आपको, प्याज जो दिया है, प्याज में बहुत अच्छा सल्फर है, वो सल्फर आपके हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छा काम करता है। कड़ी पत्ता जो है, कड़ी पत्ते में करी लीव्स, उसमें भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, उससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होनी है। लेकिन सीन क्या है, इट इज़ अगेन कि आपके सिस्टर ने आपको बोला कि इससे हो जाएगा, फिर से बैक टू वहाँ पे चले जाते हैं। अगर अंदर डेफिशिएंसीज है तो वहाँ से कैसे हो, पता नहीं लास्ट मतलब क्यों हो रहा है ये तो पता नहीं। दैट इज़ द थिंग। तो फिर इसके लिए आपको रूल आउट करना जरूरी। होम रेमेडीज़ कीजिए, जो अच्छे हैं वो होम रेमेडीज़ आप कर सकते हो, लेकिन अगेन रूल आप पहले रूल आउट करो। अगर आप हेयर लॉस के लिए बस आप तेल लगा रहे हो, अंदर से डेफिशिएंट हो तो नहीं। आज मेरे को मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं क्या अपफ्रंट कर रही, समझ रही है कि मेरे क्या गलतियां हो रही है, एक्सप्लोर हो रही है। तो आपके पास ही ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ेगा 100%। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो फिर ये सवाल हमारा था कि एक ट्रीटमेंट को ही फॉलो करना चाहिए या पैरेलल? नॉट लाइक नहीं, पैरेलल आप कर सकते हो। सी अभी जैसे हमने बात किया कि ऑयल के बारे में हमने बात किया, तो उसके साथ अगर आप रूल आउट करते हो प्रोफेशनली कि हाँ आपको ये कम है, ये कम है, ये कम है, देन यू कैन गो विथ योर होम रेमेडीज टू। आप कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ सेफ फॉर योर स्किन, इट इज़ सेफ फॉर योर हेयर, तो फिर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन सी अगेन मैंने आपको बोला कि आपको अगर ब्राइटनिंग चाहिए और आप दही लगा रहे हो, साथ में बेसन लगा रहे हो, और आपको एक्नेज है, आपको पिंपल्स है, और उसमें आप दही बेसन लगाएंगे तो उससे आपके एक्नेज बढ़ जाएंगे, घटेंगे नहीं।
क्योंकि उनको ऑयलीनेस बढ़ जाएगा आपकी Right. स्किन का। सो वाइजली चूज कीजिए। आप जो होम रेमेडीज कर रहे हो ना, उसे ब्लाइंडली मत फॉलो करना। सेम उससे मुझे अभी एक याद आया कि मेरी एक पेशेंट थी, दैट इज़ नटमेग, जायफल बोलते हैं हम उसको, नटमेग बोलते हैं। तो वो जो जायफल था ना, उसको मेलाज्मा था, जो झाइया थी वो थी। तो उसके कोई रिलेटिव ने उसको घिस के लगाया, 15-20 मिनट के लिए धो दिया। ऐसे कुछ होम रेमेडी देखा, ऑनलाइन देखा होगा या फिर कहीं यूट्यूब पे देखा होगा कि झाइयों पे नटमेग रगड़ के लगाओ और उससे अच्छा हो जाएगा। उसने बोला था 15-20 मिनट्स लगाओ, धो दो। पेशेंट ने रात भर लगा लिया, सुबह उठ के आ गई, देखो ये जल गया, जलने ही वाला है। सो ये सीन होता है कि ये चीज़ों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। इंस्ट्रक्शंस पे प्रॉपर ध्यान देना एग्जैक्टली। आप जरूरी होम होता है। रेमेडीज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जैसे मैंने आपको बोला कि बाबा आपके फ्रेंड्स को फायदा होगा है, इसके लिए आपको होगा, ये चीज़ ये नहीं 100% होती है। श्योर तो नहीं है। तो DIY ऐसे नहीं है कि सारे ही ये है। आप DIY में अगर आप जाते हो, अगर आप आइस वाटर जो होता है, जो बहुत ट्रेंडिंग DIY है, आइस वाटर में अगर आपका फेस आप डिप करते हो तो उसकी वजह से आपके पोर्स के क्लोथ्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा वाला DIY है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सारे DIY गलत है, सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, ये भी नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंग टू योर स्किन जो सब अच्छा चीज़ें है, वहीं पे आ हाँ, जाती है वो जो कि आपके स्किन को जब अच्छा चलने, जो चीज़ें जरूरी सूट है, करने वाली है। सूट करने वाली है, वही आपने करनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने ये कर लिया तो हो ही जाएगा सूट, ये चीज़ें नहीं है। अब DIY हो गया, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के बारे में तो हमने बात कर ली, और एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, खास करके लड़कियों के दिमाग में ये ज़्यादा चलती है कि सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट, मतलब सेलिब्रिटी ब्यूटी ट्रीटमेंट जो भी होती है वो फॉलो करनी चाहिए क्या? अगेन वही सीन आ गई। सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट में सीन क्या है सर? अगर हम जाएंगे, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, हमने शुरुआत में ही ये बात की, ये लोग शुगर खाते नहीं हैं, ये लोग शुगर अवॉइड करते हैं, ये लोग प्रॉपर जिम करते हैं, ये लोग प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, ये लोगों का स्लीप साइकिल प्रॉपरली है, इनका लाइफस्टाइल अपने स्ट्रेस के जैसा नहीं है, उनका लाइफस्टाइल अलग से है, उनका स्ट्रेस लेवल अलग है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, इट इज़ नॉट लाइक कि उनको फॉलो मत कीजिए, लेकिन अगेन उनका स्किन टोन आपका स्किन टोन, उनका स्किन टाइप आपका स्किन टाइप, इसमें सारों में डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस। ब्लाइंडली आप नहीं फॉलो कर सकते हो, है ना। कि अगर आपको ये चीज़ें है, अगर वो पॉपअप हो रहा है, सामने दिख रहा है, बहुत बार अगर आप देखेंगे तो सारी जो चीज़ें वो प्रमोट करती हैं वो हमेशा आपके लिए अच्छी होंगी, ये नहीं ये होगा। तो नहीं हो सकता। हर और बार बहुत ये सारी चीज़ें चीज़ें जो वो प्रमोट करते हैं वो यूज़ भी नहीं करते। ऑफ कोर्स है, वो तो चीज़ होती है कि वो प्रमोशनल मार्केट है, अगेन उनको उसके पैसे मिलते उनको हैं। उसके पैसे मिलते तो वो प्रमोट करेंगे। लेकिन अगेन जो स्किन केयर के बारे में वो बताते हैं, उसमें से भी जो आपको सूटेबल जैसे है आपके स्किन के अकॉर्डिंगली वो आप कर सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक आप ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्किन टाइप अलग है। सबसे पहले अगेन ये चीज़ें फिर से होती है कि मेरे दोस्त ने यूज़ किया था, उसे अच्छा हुआ है, इसके लिए मैंने यूज़ किया। सेम सेलिब्रिटी का देखा है, इंस्टा पे देखा है, फेसबुक पे देखा है, वो use यूट्यूब पे करते देखा हैं। है, यूज़ किया है, और फिर पेशेंट आए हैं, देखो ये ऐसे हुआ। मैं तो सबसे ज़्यादा, मतलब मैं जिनको ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा ये देता हूँ वो है शिल्पा शेट्टी। मतलब वो मैम, She उनका is एज promoting. और वो जो अभी दिखती है उसमें, मतलब उनकी मेहनत झलक के आती है कि Of कितनी course. मेहनत करती हो। सी आप अगर उनका योगा देखेंगे सर, उनके योगा सेशंस कितने अच्छे हैं। इवन वो जो डाइट जो बताते हैं, उनका एक शायद उनका मुझे अभी याद एप्लीकेशन नहीं आ भी रहा है है, उनका एक। उनका एप्लीकेशन है, राइट। वो एप्लीकेशन में उन्होंने वो योगा के साथ में, उनके डाइट के साथ में, आपके लाइफस्टाइल, आपका स्लीप साइकिल, इवन उनके एप्लीकेशन में स्लीप म्यूजिक भी इंक्लूडेड है कि हाँ। कौन सा टाइप का म्यूजिक आप सुनेंगे तो आपको डिस्ट्रेस हो जाएंगे या फिर आपका एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगा, जाएगा। आपको अच्छे से डीप और काम नींद आएगी। ये सारी चीज़ें उनके एप्लीकेशन में है, राइट। तो ये सारी सीन है। और वो शी इज़ मोर इनटू दिस थिंग्स, वो डाइट पे बहुत फोकस करेंगे। सो सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल के बारे में जैसा आपने बोला कि हर एक का अलग होता है, अगेन वही चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं कि अलग स्किन टाइप, अलग रूटीन, अलग लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से अलग अलग स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करनी पड़ती है और वो इफ़ेक्टिव होती है, ना कि सब लोग सेम फॉलो करें। और एक आप जो एस्थेटिक साइंस में आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो मैम, ब्यूटी, मतलब वो भी आपका एक आध दो पेशेंट ऐसे आए होंगे जिसको आपके ट्रीटमेंट से कोई नेगेटिव रिव्यू आपको दे रहा होगा, ट्रीटमेंट का उस पर
अलग इफेक्ट हो गया होगा, उसके मन मतलब उसने जैसा सोचा होगा वैसा इफेक्ट नहीं हुआ और वो फिर आपको कंप्लेंट कर रहा है, ऐसा कुछ इंसिडेंट? ऑफ कोर्स सर, होता है। अभी प्रैक्टिस है तो ये सारी चीज़ें होती है। सीन क्या होता है ना, आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आते हो, देन यू कैन गेट द टाइप डिसअपॉइंटमेंट। आपको आज आपने ट्रीटमेंट शुरू किया है और आपको 8 दिन में रिजल्ट चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होगी। ओके। बहुत पेशेंट्स का क्या होता है ना, दे आर लाइक कि हम इतना पैसा डाल रहे हैं और हमें रिजल्ट आना ज़रूरी है। फॉर श्योर आपको रिजल्ट आएगा, बट क्या है ना कि आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बात किया कि इट इज़ नॉट फीवर, ये बुखार नहीं है पैरासीटामोल खा लो और उतर जाएगा। आप अगर स्किन के लिए काम करते हो तो आपको स्किन के लिए उतना टाइम देना बहुत ज़रूरी है। स्किन के लिए आपका प्रॉपर स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगेन कुछ पेशेंट के बारे में ये सीन हुआ था कि एक पेशेंट थे मेरे, तो अगर आप मेरे गूगल रिव्यूज़ भी देखेंगे, इट इज़ ऑल 5 स्टार। वन ऑफ माई पेशेंट गेव मी 1 स्टार। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि प्रोडक्ट्स अब बहुत एक्सपेंसिव है मैम के, एंड द अनदर थिंग इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है ट्रायल से। तो सीन क्या होता है ना, ये सारी चीज़ों में वो पेशेंट 15-16 ईयर्स से वो डिसीज पे जा रहे थे। शी वॉज हैविंग 15-16 ईयर्स से वो उनका वो पुराना डिसीज था, एंड दैट टाइम शी वॉन्ट ट्रीटमेंट विद इन 8 डेज। 10 दिन के मैंने उनको मेडिसिन दी थी। 10 दिन के बाद मैंने उन्हें वापस बोला था कि कम फॉर द फॉलोअप एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है। अगर आप 15-16 साल से वो बीमारी से झगड़ रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 10 दिन में रिजल्ट आ जाए। एंड आफ्टर 10 डेज 15th डे पे आप रिव्यू डालते हो, फॉलोअप को आप आते भी नहीं हो, एंड दैट टाइम यू आर लाइक सेइंग कि मुझे रिजल्ट नहीं आया है। या फिर स्किन के प्रोडक्ट्स जो है ये बेसिकली इट इज़ नॉट लाइक कि एक्सपेंसिव है, नॉन एक्सपेंसिव है, ये आगे की चीज़। लेकिन अगर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है, यस एग्जैक्टली, आपके स्किन को उसकी ज़रूरत है। आप इतना क्रॉनिक डिसीज लेके आते हो एंड यू आर नॉट गिविंग द डॉक्टर एटलीस्ट 10-15 डेज का भी टाइम भी नहीं देते हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द थिंग्स। तो ये चीज़ें भी प्रैक्टिस में होती है। वन ऑफ माई पेशेंट, उनका भी एक सीन ऐसे हुआ था कि अभी बहुत ट्रेंडिंग है ग्लूटाथियन का ट्रीटमेंट। ग्लूटाथियन है स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट। तो ग्लूटाथियन से क्या होता है ना, इट इज़ आपके बॉडी में ऑलरेडी नेचुरली ग्लूटाथियन होता है और लिवर में ये सारी चीज़ें आपका जो रिच एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ग्लूटाथियन। तो जैसे जैसे आप ग्लूटाथियन लेते जाते हो तो यू कैन, अगर आप काजल को देखेंगे, पहले वाले काजल आपके बहुत डिफरेंस है। अजय देवगन सर को देखेंगे सेम वैसे उनका है, या फिर दीपिका पादुकोण उनका भी सेम वैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे हमने बात की कि सेलिब्रिटी जो ये होता है स्किन के, या फिर उनका लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें, तो उनका भी ये सारी चीज़ें ग्लूटाथियन और ये सब चीज़ों के साथ वो गए हैं। तो वन ऑफ माई पेशेंट केम और शी इज़ लाइक कि मैम मैंने तो अभी 6 इंजेक्शन ले लिए तो मैं उतनी ब्राइट। इट विल टेक टाइम, टेक दैट टाइम। विद इन 6 वीक्स आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो? और अगर आपको प्रीवियसली हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा एक्ने का आपका हिस्ट्री है, आप एन नंबर ऑफ चीज़ें खा के आए हो, एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स के पास घूम के आए हो, तो यू हैव टू गिव। आप वहाँ पे 2-2 साल ट्रीटमेंट करते हो और यहाँ पे आपके यू आर एक्सपेक्टिंग कि 10 दिन में आपको रिजल्ट आ जाए, 1 महीने में। नहीं मैडम, हमने इतने पैसे खर्चा कर दिए हैं और हमें इतना। टेक द टाइम, आपके बॉडी को वो सारा चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम दो। तो ये चीज़ें भी होती है प्रैक्टिस में, ये तो चलता ही रहता है कि लोग बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लेके जब आते हैं, यू शुड बी एट एक्चुअल और इथिकल एक्सपेक्टेशंस लेके आना चाहिए पेशेंट ये प्रैक्टिसेस में। इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ, और सीन क्या है ना कि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एंड यू आर नॉट रेडी टू स्पेंड ऑन इट। और टाइम भी नहीं दे सकते, टाइम भी नहीं देना है और स्पेंड है, भी नहीं करना है, तो कैसे पॉसिबल? तो नहीं पॉसिबल होता है। क्योंकि क्या सीन होता है ना, मैं सारे पेशेंट को एक चीज़ बोलती हूँ, बहुत बार पेशेंट मेरे बोलते हैं कि मैम कंपनी अलग है, मैम ये अलग है, ये लिया तो चलेगा, वो लिया तो चलेगा। बहुत बार ये चीज़ होती है मेरे साथ भी। लेकिन सीन क्या होता है ना कि जब भी कोई भी डॉक्टर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए बोलता है कि आप ये दवा खाना ज़रूरी है, ये लगाना ज़रूरी है, या ये करना ज़रूरी है, तो बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट कहीं जाता है, मेडिकल पे जाते हैं और वहाँ से फ़ोन करते हैं कि मैडम ये प्रोडक्ट है, इसमें ये है। फिर मेडिकल वाला बोलता है मैडम इसमें ये कंटेंट नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसके जैसा है, दे दूँ क्या? तो फिर हाँ, अगर मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि नहीं आप ये नहीं ये ले लीजिए, तो पेशेंट थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि नहीं मैम प्रमोट कर रहे हैं, या फिर मैम बोल रहे हैं, या फिर ये करते हैं। लेकिन सीन क्या होता है ना, मैं हर बार पेशेंट को एक ही चीज़ समझाती हूँ, देखिए आप चाइनीज़ के गाड़े पे चाइनीज़ खाना या फिर किसी ऑथेंटिक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चाइनीज़ खाना, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो ये जो चीज़ होती है, ये अगर आप सोचते हो खाने के लिए, आप चाय रास्ते पर भी चाय पीते हो 10 रुपए की, और ताज होटल में बैठ के भी चाय पीते हो, फ़र्क है, दोनों फ़र्क है। तो ये जो फ़र्क है, यही फ़र्क आपके ट्रीटमेंट्स में भी है। आपको बहुत सस्ती वाली ट्रीटमेंट्स भी मिलती है, 200 रुपए में गोरा करने की क्रीम मिलती है, और 2 लाख रुपए में भी मिलती है। एग्जैक्टली। तो क्या चूज़ करना है वो तो आपके अकॉर्डिंगली है। राइट।
तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में होती रहती है, तो चलता ही है। नहीं वो तो मतलब आपका बिजनेस है वो तो ठीक है, हमारा भी बिजनेस है, हमारे साथ में भी ऐसे 2-3 होते ही है। देखो हम मतलब ऐसे मेंटालिटी से काम करते हैं कि अगर किसी ने हमें 100 रुपये का काम करने को बोला तो हम डेफिनेटली उसे 150 रुपये 200 रुपये का काम कर देते हैं, बिकॉज हम सर्विस इंडस्ट्री में, हमें तो कोई किसी को गुड़ लेके खरीद के नहीं देना है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। करेक्ट। तो लेकिन फिर भी लोगों का होता है कि तू इतना ही क्यों कर रहा है, इतने में तो इतने लोग देते सीन हैं। क्या होता है सर, जब भी हम ये सारे प्रैक्टिसेस में होते हैं ना, वी आर लाइक हम हमारे तरफ से बेस्ट देते क्या हैं, दे सकते हैं। तो हम बेस्ट देते हैं, तो इट इज़ लाइक कि सीन क्या होता है कि हम जब बेस्ट देते हैं, एक तो मैंने जैसे आपको हमने जब डिस्कस किया कर्मा रिटर्न्स, राइट, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कर्मा पे। तो सीन क्या होता है कि जितना बेस्ट मैं सामने वाले को दूंगी ना, तो उतना बेस्ट मुझे आएगा। राइट। इन टर्म ऑफ इट इज़ नॉट Everything. अबाउट ओनली थिंग द फाइनेंशियल थिंग ओनली नहीं, लेकिन जो ब्लेसिंग्स आते हैं पेशेंट्स के, तो वो बहुत ज़्यादा बहुत मैटर करते हैं। राइट। पैसा तो ऐसे भी कमा लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो वो एक सीन होता है। तो उसी तरीके से हम भी, लेकिन होता है वो क्लाइंट के 2-3 क्लाइंट तो हमें मिल ही जाते हैं कि हो ही उनको जाता है। सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं, होता उनको ही भी जैसे आपने बोला कि एज अ वी आर मार्केटिंग एजेंसी, तो हम भी अगर मार्केटिंग मतलब एक दिन का खेल थोड़ी होता है, 10 दिन में कौन रिजल्ट देने वाला भाई। तुम 10 साल से बिजनेस कर रहे हो, अभी तक आपने वो अपना कैप हिट नहीं किया है, और हमें 10 दिन हुए आपको ऑनबोर्ड करके, और बोल रहे आपने कुछ किया ही नहीं अभी तक। कंसिस्टेंसी लेवल बहुत जरूरी है सर। कैसे करेंगे भाई 10 दिन में, हमें तो आपका बिजनेस भी नहीं समझ में आया 10 दिन Exactly. में। तो वही होता है, लेकिन ठीक है ऐसे मतलब वो भी लोग आने ज़रूरी होते हैं हमारे बिजनेस में, उनसे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। अभी जैसे हम देख रहे हैं, अभी आपने बोला हमें क्लाइंट के भी बहुत सारे मतलब उनको भी अच्छा दिखना होता है, और करंट जो सिचुएशन चल रही है जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब सब हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है। तो ब्यूटी जो होती है वो अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कितना मैटर करती है, जो अपना हैंडसम दिखना हो गया, ब्यूटीफुल दिखना हो गया लेडीज़ के लिए, वो कितना मैटर करता है अपने कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए? सी सर, वो तो 100% मैटर करता है। सीन क्या होता है ना कि बहुत बार क्या होता है, अगर आपके चेहरे पे अगर एक्नेस है या फिर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, तो पेशेंट आर मोर कॉन्शियस, सामने वाला मेरे चेहरे पे वही देख रहा है। हाँ, ये सामने मतलब चांद के ऊपर का दाग दिख रहा है, चांद नहीं दिख रहा है। तो ये सीन जब आता है ना, तब आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। इट इज़ आप मैं क्या बात कर रही हूँ उस पर आप नहीं फोकस कर रहे हो, बस आप मेरे एक्नेस को देख रहे हो, ये सामने वाला सोचता है, तो ऑटोमेटिकली वो सीन हो जाता है कि आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। डायरेक्टली इफेक्ट कॉन्फिडेंस बहुत पेशेंट मुझे बोलते हैं ये चीज़ कि मैडम इस चीज़ की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है, मैं शादियों में नहीं जाती हूँ, मैं ऑफिस में मेकअप करके जाती हूँ, ये चीज़ें होती है। मेलाज्मा वाले पेशेंट मुझे डायरेक्टली बोलते हैं मैम मैं शादियों में जाना अवॉइड करती हूँ। एवरीबडी इज आस्किंग कि क्या हुआ है आपके फेस पे, तो ये चीज़ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके इससे है, ब्यूटी से है। आपके एग्जैक्टली हम ब्यूटी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके आपके लुक्स पे है कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपका स्किन टोन कैसा है, आपका हेयर टोन कैसा है, आपके हेयर्स कैसे हैं, हेयर वॉल्यूम कैसा है। वो मूवी था मतलब आयुष्मान खुराना का मेरा पति गंजा है, मैं देखा था वो। तो फिर उसमें वो शी वॉज सो शॉक्ड, वो यामी गौतम जब उसे विदाउट वीक देखती है तो कितना मैटर करता है, उसको छोड़ के चली जाती है, मतलब उसकी सारी 10 चीज़ें अच्छी वाली चीज़ें वो भूल जाती है जब वो उसका गंजापन देखती है। तो बहुत चीज़ें मैटर करती है ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, ये उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे दिख रहे हो, आपका स्किन मतलब आपका जैसा लुक्स है उसके अकॉर्डिंगली बहुत चीज़ें होता है। अगर आप बहुत बार पेशेंट मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं। वन ऑफ माय पेशेंट जिसको एक्नेस थे, पिंपल्स थे, वो मेंटल स्ट्रेस में चली गई थी, डिप्रेशन में जा रही थी। उसके फादर ने मुझे बोला था, जब उसका मैंने 2 केमिकल पीलिंग किए उसके बाद उसका एक्नेस काफ़ी कम हो गया। दैट टाइम उसके फादर आके मुझे बोले कि मैम आपकी वजह से मेरी बेटी कॉलेज जाने लगी। सो दैट इज द थिंग, क्योंकि वो क्या करती थी ना, उसके बाल हमेशा वो यहाँ पे लेती थी, हर टाइम शी वॉज हाइडिंग हर फेस, बस उसका इतना ही चेहरा दिखता था एवरी टाइम। जब वो मेरे पास भी आती थी वो पूरा हाइड, तो हर टाइम मुझे उसको बोलना पड़ता था बेटा आपके बाल पीछे करो। तो शी इज़ लाइक नहीं मैम, मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं मेरा फेस किसी को दिखा सकूँ। तो उसकी वजह से शी इज़ गोइंग इनटू द डिप्रेशन। मेंटल स्ट्रेस ये चीज़ जो होती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके स्किन पे। ये अगेन विशियस साइकिल है। अगर आपको अगर आप देखेंगे आप अच्छा फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल ग्लो आपके स्किन पे आ जाता है।
लेकिन अगर वही आप डैमेज हो, आप हार्ट ब्रोकन हो, आपका अगर ब्रेकअप हो Depression रखा में है, से आप गुजर रहे हो। डिप्रेशन में हो, आपका कोई स्ट्रेस चल रहा है, वर्क स्ट्रेस है, बिजनेस स्ट्रेस है, ऑटोमेटिकली आपका स्किन डल होने लगेगा और चेहरे पे वो दिखने लगता है। आप टायर्ड फील करते हो, आपका टायर्डनेस आपके चेहरे पे दिखता है, अंडर आई सर्कल्स आ जाते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को अफेक्ट करने लगता है। तो वो एक चीज़ हो जाती है कि मेंटल स्ट्रेस आपके चेहरे को डैमेज करता है, आपकी स्किन को डैमेज करता है। तो इसके वजह से इनर हेल्थ बहुत ज़रूरी है, या फिर आपका इनर हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी होता है। जो बोलते हैं ना नेचुरल ग्लो कहाँ से आएगा, तो नेचुरल ग्लो आपके खुश रहने से आएगा। मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट basic थिंग है वो, चीज़। खुश रहो। बहुत ज़रूरी है खुश रहना। तो आज के मतलब ये हम यहाँ पे हम रैप अप करते हैं इसको, लेकिन आज हमने बहुत सारी चीज़ों का मिथ आपने हमारे तोड़े कि सनस्क्रीन क्यों लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, स्किन केयर के बारे में डीपली रूटेड प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली वो क्यों हो रहा है ये हमने जाना, हेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी मिली। एज ए इंडियन हम कितने पीछे ब्यूटी के मामले में अदर लोगों से, मतलब यूएस हो गया, दुबई हो गया, उनसे ये हमें आज पता चला। और बहुत सारा, सबसे इम्पोर्टेंटली ये लाइट्स के बारे में जो आपने बताया हमें, वो तो मुझे मतलब एक माइंड बस्टिंग था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे सिर्फ सन ही डैमेज करता है ऐसा था। क्योंकि हम लोग एज अ कंप्यूटर इंडस्ट्री में से बिलोंग करते तो रेगुलरली स्किन के सामने ही होते। अब इसको देखो, हमें देखो, बाकी सारे लोग स्क्रीन के सामने ही होते, सॉरी। सो वो मैटर करता है। तो हमें घर में भी सनस्क्रीन लगाना अब शुरू करना पड़ेगा। और जो इफ़ेक्टिव वे है कि मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है हमें अप्लाई करने के, उसके बारे में भी हमने जाना। और आपके जो विजन है इसके लेके, और जो आप एस्थेटिक साइंस में काम करते हो वो क्या होता है उसके बारे में पता चला। नई फील्ड थी हमारे लिए, हमें तो सिर्फ डर्मेटोलॉजी ही पता थी अभी तक कि वो होते है, स्किन ट्रीटमेंट होती है। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें आपने हमें समझाई, ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें समझी होगी। आई होप मैं ये करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।